नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल मणिपुर के इम्फाल वेस्ट से यात्रा शुरू कर चुके हैं और इस वक्त वो वेस्ट इम्फाल के सेकमई में है। जैसे ही यात्रा सेकमई पहुंची, वहां से स्थानीय लोगों ने जोर शोर से यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा मणिपुर के पारंपरिक नृत्य पेश किए गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हम इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल न मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी
आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी यह आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है। जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है। मालदीव और भारत के बीच संबंधों में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर से रविवार को इंडिया आउट का राग अल्पार। मोइज़ू ने भारत से अपने सैन्य बलों को मालदीव से हटाने की मांग फिर दोहराई है। उन्होंने 15 मार्च तक तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले मालदीव ने 2 महीने पहले भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की थी। सरकारी आंकड़ों की माने तो मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं। पिछले कई हफ्तों से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाज को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। यमन के लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को काफी खिलाफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इन हमलों के जरिए हूती विद्रोहियों के हथियारों, रडार और कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने रविवार को कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। पार्टी छोड़ते ही उन्होंने शिवसेना का हाथ थाम लिया। यहाँ हम एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी की बात कर रहे हैं। वैसे अब महाराष्ट्र में असली शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को ही कहा जा रहा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला किया। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी, जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, the same party that ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen and calling businessmen anti-nationals. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर महत्वपूर्ण कदम के तहत बालासोर रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर बालेश्वर जंक्शन किया जा रहा है और केवल 10 घंटे के अंदर ही बालासोर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बालेश्वर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोमवार को पार्टी के वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की।
ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत शुरू किया गया है। जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक दीवार पर कमल का फूल पेंट किया। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नारा भी दिया है, एक बार फिर से मोदी सरकार। नड्डा ने जहां कमल का फूल बनाया, वहां भी ये नारा लिखा हुआ था। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता से, भारत के आवाम से एक विनम्र अपील है, एक निवेदन है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार बने और देश में स्थिरता के साथ विकास हो, देश में स्थिरता के साथ हम सबको समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और एक स्थिर सरकार इसके लिए चाहिए। 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन कर्तव्य पथ पर भारत अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, जिसमें तीनों भारतीय सेना और राज्यों की झांकियां निकलती हैं। कर्तव्य पथ पर सोमवार सुबह भी सेना के जवानों ने परेड की रिहर्सल की। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। देर रात लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि राणा पिछले कई महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित थे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीपीय यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में 15 जनवरी से पूर्वोत्तर मानसून की बारिश भी खत्म हो जाएगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।